हम बंदर से इंसान कैसे बने, इस प्रक्रिया को समझाने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन थे, जिन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया, यानी इवोल्यूशन थ्योरी, जिसके आधार पर हम बंदरों को अपना वंशज मानते हैं। लेकिन आज यह थ्योरी सुप्रीम कोर्ट के कटघरे में क्यों है? क्या यह सिद्धांत गलत है? क्या बंदर हमारे पूर्वज नहीं हैं? क्या हमें इतने सालों तक धोखे में रखा गया? अगर नहीं, तो आखिर चार्ल्स डार्विन के इस सिद्धांत को इतने सालों बाद न्यायालय में चुनौती क्यों दी गई? आइए समझते हैं। टाइटल: डार्विन के सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। हम अक्सर ये सोचते हैं कि इस विशाल ब्रह्मांड में और कहीं जीवन है। अगर है तो क्या वहाँ के जीव हम जैसे ही दिखते होंगे? क्या उनसे संपर्क करना मुमकिन होगा? मेरे विचार से यह बहुत कठिन सवाल है। हो सकता है इनका जवाब हमें बहुत समय तक ना मिले, शायद कभी ना मिले। पर यहाँ हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब हुई, और हम बंदर से इंसान कैसे बने? क्या सच में बंदर हमारे पूर्वज हैं या नहीं? इस बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्लिक साइंस पर। आज यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। सबसे पहले हमें समझना होगा पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। आज हम जानते हैं कि जीवन की शुरुआत लगभग 400 करोड़ साल पहले हुई थी। यह कैसे हुई थी, इसको लेकर वैज्ञानिकों के पास अलग धारणाएं हैं, पर उनमें से एक प्रबल धारणा कहती है कि जीवन की शुरुआत समुद्र की सतह पर हुई थी। अनुमान कहते हैं कि धरती पर जीवन तक पहुंचने का सफ़र काफ़ी चुनौतीपूर्ण और संघर्ष भरा रहा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी के बनने के बाद बहुत समय तक हमारे ग्रह की सतह पर उथल पुथल चलती रही। इस दौरान गर्म पिघली धातु और हवाएं बहती रही। ऐसे वातावरण में कार्बन पर आधारित जीवन का पनपना असंभव था। जब पृथ्वी का तापमान गिरा, जीवन की शुरुआत तभी संभव थी। ऐसा सोचे तो लगता है कि जीवन का उद्भव आसान होता है, और अगर वो धरती पर आसान रहा है तो ब्रह्मांड में और जगह भी आसान रहा होगा। मेरे विचार से ऐसा सोचना ठीक है, मगर उसके बाद जो धरती पर कुछ घटनाएं हुई वो शायद अन्य किसी ग्रह में नहीं हुई होगी। वो है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत। पहले जीव जो धरती पर आए उन्हें अंग्रेजी में प्रोकैरियोट कहा जाता है। इन जीवों में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता, और हमारी कोशिकाओं के मुकाबले में यह बहुत सरल होते हैं। बैक्टीरिया प्रोकैरियोट किस्म के होते हैं। यह बैक्टीरिया वही हैं जिन्हें मारने के लिए हम एंटीबायोटिक खाते हैं। जब जीवन का आविष्कार धरती पर हुआ तो दो तरह के प्रोकैरियोट सामने आए। एक का नाम बैक्टीरिया है और दूसरे का आर्किया। यह दो किस्म की कोशिकाएं सरल होती हैं, और 400 करोड़ साल पहले धरती पर आकर इन्हीं दोनों का धरती पर बोलबाला रहा। ऐसा लगभग 200 करोड़ साल तक चला। इतने लंबे अंतराल के बाद एक आर्किया ने एक बैक्टीरिया को अपने अंदर समा लिया। यह घटना कब और कैसे हुई, इस पर आज भी अनुसंधान जारी है, और इस प्रसंग की बारीकियां हम आज नहीं जानते हैं। पर इस एक घटना ने धरती पर जीवन का रुख बदल दिया। आर्किया के अंदर बैक्टीरिया जाने से एक यूकेरियोट कोशिका पैदा हुई। हम अपने आसपास जितनी प्रजातियां देखते हैं, पेड़, पौधे, जानवर, पक्षी और हम स्वयं, सभी उस यूकेरियोट कोशिका की नतीजा है। आर्किया के अंदर जाने वाला बैक्टीरिया क्रमागत उन्नति के एक प्रक्रिया के बाद एक कोशिका का वह केंद्र बन गया जहां कोशिका की ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऐसा होना धरती पर जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था। ऐसा माना जाता है कि इस घटना से एक कोशिका जितनी ऊर्जा थी वह बहुत बढ़ गई, और उसी कारण से मनुष्यों जैसे जटिल जीवों का धरती पर आना संभव हुआ। पर ऐसा होने में 200 करोड़ साल क्यों लगे, इस सवाल का कोई सरल जवाब नहीं है। क्या अगर ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है तो क्या वहाँ भी ऐसा होने में इतना ही समय लगा होगा, या क्या ऐसा वहाँ भी हुआ होगा? दरअसल हम नहीं जानते कि धरती पर जीवन इस अत्यंत महत्वपूर्ण घटना किन परिस्थितियों में हुई। ऐसा होने में कितना योगदान 200 करोड़ के विशाल अंतराल का है।
इसके बाद जैव विकास प्रारंभ होना शुरू हो चुका था। एक कोशीय जीव से विशालकाय जीव और फिर विशालकाय जीवों से इंसानों तक का सफ़र पूरा हुआ। मगर इन क्रमों को समझा पाने में कई वैज्ञानिक फेल हुए। तब 19वीं सदी में एक वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने इसे विकासवाद का सिद्धांत देकर समझाया। अब जानते हैं चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत क्या है। व्हाट इज चार्ल्स डार्विन थ्योरी। चार्ल्स डार्विन ने इंसान और जीव जंतुओं के क्रमिक विकास को समझाया था। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज एक ही हैं। हर प्रजाति, चाहे वह इंसान हो, पेड़ पौधे हों या जानवर, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। इसी को थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन यानी विकासवाद का सिद्धांत कहा जाता है। अब जानते हैं कि डार्विन के इस सिद्धांत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती क्यों दी गई। इस चुनौती का सबसे बड़ा कारण था म्यूटेशन, जिसकी वजह से डार्विन के सिद्धांत को मिली चुनौती। हम सब ने कोविड-19 महामारी के दौरान कोरोना वायरस के म्यूटेशन की खबरों को खूब सुना होगा। वैसे इस म्यूटेशन के कारण इस वायरस के नए वेरिएंट ने दुनिया में खलबली मचा रखी है। इस बीच म्यूटेशन से संबंधित एक बड़ी धारणा को लेकर नए शोध ने खुलासा किया है कि उनकी पड़ताल मशहूर जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन के इस सिद्धांत को खारिज कर रही है, जिसके मुताबिक म्यूटेशन रैंडम, अनियमित या अप्रत्याशित होते हैं, जबकि जीवों में उद्भव या विकास इवोल्यूशन की कोई दिशा होती है। यह एक ऐसी धारणा है जो आम है लेकिन गलत है। लंबे समय से इस धारणा को सही साबित करने के लिए बहुत से जीव विज्ञानी भी सही ठहराने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नए शोध के अनुसार इस गलत धारणा में कुछ सच्चाई होने की बात दिख रही है। आनुवंशिकीविदों के समूह ने अपने इस अध्ययन में जीवन के विकासवाद का सिद्धांत देने वाले जीव विज्ञानी चार्ल्स डार्विन की उस सिद्धांत को खारिज किया है, जिसके मुताबिक म्यूटेशन अनियमित या रैंडम तरीके से होते हैं। यह खोज ऐसे समय में आई थी जब पूरी दुनिया सार्स-कोव-2 के म्यूटेशन से परेशान हो रहे थे। नेचर जर्नल में प्रकाशित इस अध्ययन में बताया गया है कि यह सब किसी उद्देश्यपूर्ण म्यूटेशन जैसे नहीं होता है, लेकिन जब म्यूटेशन की बात होती है तो ऐसा लगता है कि सभी डीएनए समान नहीं होते। इन्हीं आधारों पर डार्विन के सिद्धांत को चुनौती दी गई थी। जो विकास के क्रम पर एक बड़ा सवाल उठा, क्या इंसानों के विकास क्रम पर बंदर पूर्वज हैं या कोई और हमारे पूर्वज हो सकते हैं। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, यह कहते हुए कि इस सिद्धांत के बदलने से वर्तमान मानव जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस मुद्दे को सिरे से खारिज कर दिया गया। आपको यह जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।